सविता किचन में काम कर रही थी कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। जाकर देखा तो उसके पति पवन का फ़ोन था। हेलो, इतना बोलते ही उधर से आवाज़ आई, सविता, मुझे दूसरी लड़की से प्यार हो गया है, इसलिए हमेशा के लिए तुम सबको छोड़कर उसके साथ विदेश जा रहा हूँ। पिताजी से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं है मेरी। माफ़ी मांगने का भी अधिकार खो दिया है मैंने। फिर भी कह रहा हूँ कि सब लोग मुझे माफ़ कर देना और इसी के साथ मुझे भूल भी जाना। मुझे पता है कि ये कहना आसान है, लेकिन सचमुच में भूलना बहुत मुश्किल होगा। फिर भी समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ। सविता ये सब सुनकर सन्न रह गई। वो कुछ कहती उससे पहले ही पवन ने अपनी बात कहकर फ़ोन रख दिया। सविता को पता था कि फ़ोन कट चुका है, फिर भी वो दीवार से सटक कर खड़ी रही। पति की ये विदाई उसके लिए मौत से भी बदतर थी। पवन उसका बसा बसाया घर अचानक उजाड़कर चला गया। वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद सविता आंसू पोंछते हुए उठी और अपने ससुर राम प्रसाद जी के पास जाकर उन्हें सारी घटना बता दी, जिसे सुनकर बूढ़े पिता का दिल भी धक से रह गया। ऐसा कैसे कर सकता है वो? तुम मुझे अभी फ़ोन मिलाकर दो बहू, मैं अभी बात करता हूँ उससे, राम प्रसाद जी ने गुस्से से कहा। तो सविता ने फ़ोन मिलाया, लेकिन अब फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अभी कोई फ़ायदा नहीं है पिताजी, पवन हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। इतना कहकर सविता फिर से फूट फूट कर रोने लगी। तो राम प्रसाद जी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें आज जितना रोना है रो लो बेटी, पर आज के बाद फिर कभी उस नालायक का नाम लेकर तुम्हें रोने नहीं दूंगा। ससुर की बात सुनकर सविता मन ही मन सोचने लगी, कहना आसान है पिताजी, लेकिन भूलना बहुत मुश्किल है। मुझे पता भी नहीं चला कि ये सब पवन की ज़िंदगी में कब से चल रहा था। पता नहीं कौन थी वो नालायक जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। उसने तो लड़ने का भी संबंध नहीं रखा और मेरे पति को लेकर उड़न छू हो गई। अब आखिर मैं पवन के बिना कैसे जी पाऊंगी? अब कौन सहारा देगा मुझे और मेरी बेटी को? आखिर मेरे में क्या कमी थी पवन, जो बिना किसी वजह के मुझे बेसहारा छोड़कर चले गई? अपनी बेटी सुकन्या की तरफ तो देखा होता। अब मैं क्या जवाब दूंगी उसे? ये सब सोचते हुए सविता फूट फूट कर रो रही थी। छोटी सी बिटिया, पिता जैसे बूढ़े ससुर, फैला कारोबार, ये सब अब सविता के जीवन में एक तपती दोपहर की तरह हो गया था। नंगे पांव चलना होगा, न आराम न छाया। पवन था तो राम प्रसाद जी रिटायर होकर सेवानिवृत्ति का जीवन जी रहे थे। ऑफिस जाते भी थे तो थोड़े समय के लिए, लेकिन अब पूरा कारोबार उन्हीं के कंधों पर आ गया। 1 महीने तक सब ऐसे ही खामोशी में जीते रहे। अब राम प्रसाद जी की भाग दौड़ को देखते हुए एक दिन सविता ने कहा, पिताजी, आप इस उम्र में इतनी मेहनत करते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। हम 3 लोग ही तो हैं। इतना बड़ा घर और कारोबार बेचकर एक छोटा सा घर ले लेते हैं, बाकी रकम ब्याज पर उठा देते हैं। सविता की बात राम प्रसाद जी को भी सही लगी और कुछ दिन बाद ही उन्होंने अपना बड़ा घर बेचकर एक छोटा सा घर ले लिया। धीरे धीरे सब ठीक ठाक चलने लगा था, लेकिन तभी एक दिन अचानक सविता के माँ बाप उनके घर आ पहुँचे। वो सविता और अपनी नाती सुकन्या को ले जाने आए थे। उनका कहना था कि बहू अकेली ससुर के साथ रह रही है, इसलिए लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोगों का कहना है कि बहू का अपने ससुर के साथ पहले से ही अफेयर चल रहा था, इसीलिए बेटा घर छोड़कर चला गया। ये सब बोलकर सविता की माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अब देखिए भाई साहब, इसमें हमारी भी बदनामी हो रही है, इसलिए हम अपनी बेटी और नाती को अपने साथ ही ले जाना चाहते हैं और उनके खर्चे के रुपए आप भेजते रहना।
माँ बाप की बातें सुनकर पीछे खड़ी सविता सन्न रह गई। उस पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। तभी राम प्रसाद जी ने कहा, देखिए जी, आपकी बेटी है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। जो भी निर्णय करना है सविता बहू को करना है। अगर वो जाना चाहती है तो खुशी से सुकन्या को लेकर जा सकती है। बस इतना कहकर राम प्रसाद जी ने अपराधी की तरह सिर झुका लिया। सुकन्या उस समय खेल रही थी। नाना नानी ने उसे लेने की बहुत कोशिश की, पर वो उनके पास न जाकर दोनों हाथों से कसकर दादाजी की गर्दन पकड़ ली। राम प्रसाद जी की एकाएक ही आंखें छलक आई। तभी ससुर की हालत देखकर सविता झटके से उठी और अपनी माँ के दोनों हाथ पकड़कर बोली, माँ, मैं और सुकन्या यहीं पिताजी के पास ही रहेंगे। अगर हम दोनों भी आपके साथ चले गए तो फिर पिताजी अकेले कैसे रहेंगे। इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं। ये मैं जानती हूँ कि ये मेरे पिता समान ससुर हैं और इसके लिए मुझे दुनिया को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। सविता की बातें सुनकर माँ बाप दोनों वापस चले गए। तो उनके जाने के बाद सविता ने सोचा कि पिता जैसा प्यार देने वाले ससुर हैं, उन्हीं के सहारे तो वो जी रही है। अगर इनका सहारा ना होता तो माँ बाप के यहाँ आश्रित बनकर बेचारी की तरह जी रही होती। इन्हीं की वजह से आज वो सिर ऊंचा करके जी रही है, वरना नदी के टापू की तरह कण कण बिखर गई होती। धीरे धीरे समय गुजरा तो अब सविता की बेटी सुकन्या भी समझदार हो गई और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगी। वरना पहले तो पापा को याद करके बहुत रोती थी। सविता भी अब पुरानी बातों को भुलाकर अपनी बेटी और ससुर का ध्यान रखते हुए एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी, ताकि घर खर्च चलाने में भी आसानी हो सके। वरना अकेले राम प्रसाद जी कितना खर्चा उठा पाते। अब धीरे धीरे सविता की जिंदगी में फिर से खुशियाँ लौटने लगी थी, लेकिन शायद भगवान को यह भी मंजूर नहीं था। एक दिन राम प्रसाद जी मॉर्निंग वॉक पर गए थे और फिर वापस ही नहीं आए। दरवाज़ा खोल सविता और उसकी बेटी सुकन्या एक दूसरे का मुंह ताक रही थी। तभी घर का फ़ोन घनघना उठा। सविता ने दौड़कर फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, मैडम, ये फ़ोन आपकी फैमिली मेम्बर का है। जी, ये मेरे ससुर जी का फ़ोन है, आपके पास कैसे आया? जी, उनका एक्सीडेंट हो चुका है। ये सुनकर सविता ने बेटी का हाथ पकड़ा और गेट की ओर भागी। मगर अब सब कुछ खत्म हो चुका था। उसकी दुनिया जिस पिताजी के नाम के मजबूत स्तंभ पर टिकी थी, वो स्तंभ एकदम से टूट गया था। एक बार उसकी हंसती खेलती दुनिया फिर से उजड़ गई। सविता जानती थी कि अगर वो टूट गई तो सुकन्या को संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसकी पढ़ाई में रुकावट आ जाएगी, क्योंकि जब पवन उसे छोड़कर गया था तो उसकी गृहस्थी के रथ का दूसरा पहिया ससुर राम प्रसाद जी बन गए थे, जिससे जीवन की गाड़ी अच्छे से चल पड़ी थी। लेकिन उनके अचानक इस तरह चले जाने से सविता अकेली पड़ गई। मायके वाले सिर्फ औपचारिक तौर पर मिलने आए। कहते हैं वक्त सबकी परीक्षा लेता है। सविता ने खुद को मजबूत किया और अपनी बेटी में स्वयं को झोंक दिया। आज 14 साल बाद सविता की बेटी सुकन्या डॉक्टर बन गई। तब जाकर सविता ने चैन की सांस ली। पर अब उसे बेटी की शादी की चिंता सताए जा रही थी, क्योंकि सुकन्या शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। उसका कहना था कि वो अपनी माँ को अकेली छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। पर सविता के बार बार आग्रह करने पर आखिरकार वो मान ही गई और उसकी शादी फिक्स हो गई। अब शादी के कार्ड बांटे जा रहे थे। तभी एक दिन सविता ने अपनी बेटी से कहा, सुकन्या, तूने अपनी लिस्ट बना ली, किस किस को कार्ड भेजना है? तो सुकन्या ने कहा, जी मम्मी, ये रही मेरी लिस्ट, पर एक कार्ड आप मुझे दे दीजिए, अपनी एक किसी खास दोस्त को भेजना है। यह कहकर सुकन्या ने एक कार्ड लिया और अपना बैग उठाकर
अपनी गाड़ी निकाली और अस्पताल की ओर निकल पड़ी। सुकन्या कार चला रही थी, पर उसकी आंखों में अपने पिताजी पवन का बीमार चेहरा, बड़ी हुई दाढ़ी, कतर आंखें घूम रही थी, जो शायद उससे क्षमा याचना कर रही थी। उसके पिता पवन जी कुछ समय पहले ही उस अस्पताल में दाखिल हुए थे, जिस अस्पताल में सुकन्या जॉब कर रही थी। उस समय उसे बहुत आघात हुआ था कि पापा तो मम्मी से अलग हो गए, लेकिन उसका हृदय पापा की याद में तड़पता रहा और मम्मी के अथक प्रयास व कड़ी मेहनत से वो डॉक्टर बन गई। मम्मी के सामने पापा का नाम लेना भी मुश्किल था और वो उसको गलत भी नहीं समझती थी, क्योंकि आखिर जिस सहचर पर उसकी मम्मी को अथाह विश्वास था, उसकी उंगली पकड़े वो जीवन डगर पर निश्चिंत होकर आगे बढ़ रही थी, वही एक दिन चुपचाप अपनी उंगली छुड़ाकर चल देगा, ये तो वो सोच भी नहीं सकती थी। जीवन साथी के धोखे के बाद तो सविता की दुनिया में अपनी बेटी सुकन्या के अलावा किसी के लिए भी जगह नहीं थी। ये सब सोचते हुए सुकन्या कब अस्पताल पहुंच गई उसे पता ही न चला। गाड़ी खड़ी कर वो अपने केबिन में पहुंची तो बाहर मरीजों की भीड़ लगी हुई थी। उसकी सहयोगी डॉक्टर केबिन में बैठी थी। हेलो डॉक्टर आर्या, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ डॉक्टर, आज आपको देर हो गई, मरीजों की भीड़ लगी है। हाँ, शादी की तैयारी के चलते आजकल थोड़ी देर हो जाती है। इसके बाद सुकन्या कुछ घंटे के लिए तो अपने आप को ही भूल गई। 1 बजे तक मरीज निपटा। उसने 1 कप चाय मंगवाई। धीरे धीरे चाय पीते हुए वो अतीत के दलदल में धंसने लगी। पापा के यूं चले जाने से वो इतनी आहत हुई थी कि उसने मन ही मन विवाह न करने का फैसला कर लिया था। उसने सोचा कि वो डॉक्टर है और मानव सेवा और मम्मी की देखभाल में अपना जीवन गुजार देगी। डॉक्टर अमन ने कितने तरीकों से उसके सामने निवेदन किया, पर उसने हर बार ठुकरा दिया। जब मम्मी को पता चला तो उन्होंने उसे विवाह करने के लिए बहुत समझाया, पर वो किसी भी तरह से तैयार नहीं हुई। मम्मी के जीवन के अनुभव से उसके अंदर वैवाहिक जीवन के प्रति भारी कड़वाहट भर गई थी, जिसे वो किसी भी तरह अपने अंदर से निकाल ही नहीं पा रही थी। थक हार कर मम्मी भी चुप हो गई। लगभग 2 महीने पहले वो अस्पताल का राउंड लगा रही थी कि उसे एक बेड पर जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया। बड़ी हुई दाढ़ी, दर्द से कराते चेहरे को पहचानने की कोशिश करने लगी। दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि ये तो उसके पापा का चेहरा है। क्या वो इस हाल में यहाँ हो सकते हैं? उसके दिमाग में जैसे भूचाल सा आ गया। उसने नर्स की ओर देखकर पूछा, सिस्टर, इन्हें क्या हुआ है? डॉक्टर दाई तरफ लकवा पड़ा है, अब तो कुछ ठीक हो गए हैं। क्या नाम है इस मरीज का? कहते हुए सुकन्या खुद ही सामने लटके चार्ट को देखने लगी। पवन शर्मा। चार्ट पर लिखा ये नाम उसके दिल में तीर की तरह आर पार हो गया। संज्ञा सुनने सी वो अपने मरीजों को देखकर वापस चली गई। उसका हृदय अपने पापा की ऐसी हालत देखकर करुणा से छटपटा गया था। बल्कि वो उसके मरीज नहीं थे, पर फिर भी वो उनके केस में दिलचस्पी लेने लगी। वो जब भी डॉक्टर से उनके बारे में बात करती तो इस बात का ध्यान रखती कि डॉक्टर को ये ना लगे कि वो इस मरीज में इतनी रुचि क्यों ले रही है। उसने अपने पापा को भी यह आभास नहीं होने दिया कि वो उनको पहचान गई है। उसके पापा लगभग 1.5 महीने अस्पताल में रहे। सुकन्या ने कई बार सोचा कि मम्मी को उनके बारे में बताए, पर कहने की हिम्मत न जुटा सकी। उसे यह देखकर आश्चर्य होता कि पापा के 1-2 दोस्त ही उनसे मिलने आते थे, बाकी कोई नहीं। एक दिन वो अस्पताल पहुंची तो उनका बिस्तर खाली था। ये मरीज कहाँ गया सिस्टर? सुकन्या ने नर्स से पूछा तो उसने कहा, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है डॉक्टर, अब उनका इलाज घर से ही होगा। और हाँ मिस्टर पवन शर्मा, आपके नाम एक पत्र दे गए हैं, क्या वो आपके जान पहचान वाले थे? नर्स ने डॉक्टर सुकन्या को एक पत्र थमाते हुए कहा।
तो पत्थर पकड़ते ही सुकन्या की टांगें थरथरा गई। अपने को संभाल कर वो अपने केबिन में आकर कुर्सी में धंस गई। कांपते हाथों से उसने पत्थर खोला तो लिखा था, प्रिय सुकन्या, तुमने मुझे पहचाना हो या ना हो, पर मैंने तो तुम्हें पहले ही दिन पहचान लिया था कि तुम मेरी बेटी सुकन्या हो। तुम्हें अपनी बेटी कहने का हक तो मैं बहुत पीछे छोड़ आया हूँ, लेकिन तुम्हारा पिता तो मैं हूँ ही, और ये मेरे लिए फ़क्र की बात है। बदनसीब हूँ मैं जो तुम जैसी बेटी को अपना नहीं कह सकता। जिसके कारण तुम दोनों माँ बेटी को छोड़ आया था, वो तो मुझे छोड़कर कब की चली गई। भला अपनों का दिल दुखाकर किसी को सुख कैसे मिल सकता है, ये भूल गया था मैं। तुम दोनों को अकेला छोड़ आया था। आज खुद पर अकेलेपन की सज़ा भुगत रहा हूँ। दोनों माँ बेटी का अपराधी हूँ मैं। मेरा अपराध क्षमा के योग्य तो नहीं है, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आगे के शब्द उसके आंसू भरी आंखों में धुंधला गई। उसने आंखें बंद कर पीछे सिर टिका लिया। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मम्मी का इतने सालों का अकेलापन उसके मानस पटल पर उभर आया। जिंदगी के वो सब लम्हे याद आ गए जब पापा की कमी शिद्दत से खली थी। बिना पुरुष के साथ के मम्मी को कई बार कमज़ोर पड़ते देखा था उसने। जब तक दादाजी थे तब तक तो ठीक था। उनके जाने के बाद मम्मी बहुत अकेली पड़ गई थी। पापा के इतने बड़े अपराध के बाद भी उसका मन उन्हें प्यार करता था, क्योंकि एक बेटी अपने बाप को कभी भुला नहीं पाती। लेकिन उन्हें माफ़ करने या न करने का अधिकार सिर्फ मम्मी को ही है। मम्मी यदि उन्हें माफ़ कर दे तो सुकन्या के लिए अपने पापा को फिर से अपनाना मुश्किल नहीं था। पापा के माफ़ीनामे को पढ़ने के बाद विवाह के प्रति जो नफ़रत की सीला उसके दिल पर पड़ी थी, अब वो धीरे धीरे पिघलने लगी। उसने डॉक्टर अमन को शादी के लिए हाँ बोल दिया। मम्मी भी उसकी विवाह की स्वीकृति से खुश हो गई। उनकी बेरौनक जिंदगी में बेटी की खुशियाँ व सफलता ही तो रंग भर सकते थे, बाकी था ही क्या। पर पापा के बारे में जानकर उसे मम्मी की ज़िंदगी फिर भी अच्छी लग रही थी कि उनकी ज़िंदगी में बेटी से जुड़ी खुशियाँ तो थी, पर पापा की ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं था सिवाय भीषण अकेलापन, अपने परिवार को छोड़ देने का दर्द और साथ में उनकी इस बीमारी की पीड़ा। लेकिन मम्मी को कैसे बताए। वो कई दिनों तक किसी कसम कसमे रही। मम्मी उत्साहित हो उसकी शादी की तैयारी में लग गई, क्योंकि वो खुद तो दिन भर अस्पताल में थक कर चूर होकर घर आती और आकर बेसुध सी बिस्तर पर पड़ जाती। मम्मी की वो जरा भी मदद नहीं कर पा रही थी। एक दिन रात को उसकी नींद खुल गई। प्यास महसूस हुई तो पानी पीने के लिए उठ गई। बगल में नज़र पड़ी तो बिस्तर खाली था। मम्मी शायद बाथरूम गई होगी, यह सोचकर वो पानी पीकर लेट गई। लेकिन थोड़ी देर तक जब मम्मी वापस नहीं आई तो उसने बाथरूम में जाकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। वो बाहर आई तो बालकनी में मम्मी कुर्सी पर बैठी चुपचाप अंधेरे को घूर रही थी। मम्मी, आप यहाँ बैठी हैं, नींद नहीं आ रही है क्या? वो भी कुर्सी खींचकर उनके बगल में बैठ गई। शादी की तैयारी के कारण आप बहुत थक गई है ना, अपना ख्याल रखिए, कहकर सुकन्या ने मम्मी की तरफ देखा तो उनकी आंखें गीली हो रखी थी। क्या हुआ मम्मी, आप रो रही हैं? मैं विदा होने वाली हूँ, इसलिए ना। उनका मूड ठीक करने के लिए उसने हल्का सा प्रयास किया और बोली, लेकिन मम्मी, मेरी विदा होने की नौबत नहीं आएगी। या तो अमन विदा होकर यहाँ आएगा या फिर आप मेरे साथ चलेंगी। यह सुनकर सविता की आंखों की नमी बूंद बनकर गालों पर लुढ़क गई तो वो कोमलता से उनके आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मी, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, खुशी के आंसू हैं पगली। मम्मी हल्का सा मुस्कुराई। हर लड़की विदा होकर अपने ससुराल जाती है, तू भी जाएगी। मैं तेरे साथ कैसे जा सकती हूँ? मेरी शोभा तो अपने ही घर में रहने में है। ये तेरा मायका है बेटा। जब तब तू अपने मायके आएगी
तो तेरे आने के लिए भी तो एक घर होना चाहिए ना। मेरे लिए तो यही खुशी की बात है कि तू इसी शहर में रहेगी और आती जाती रहेगी। कहते कहते मम्मी चुप हो गई, तो वो साफ साफ महसूस कर रही थी कि मम्मी अंधेरे में घूरते हुए अपने आंसू पीने का असफल प्रयास कर रही है। मम्मी, वो धीरे से उनकी हथेली अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए बोली, पापा की याद आ रही है ना। ये कहकर उसने मम्मी की प्रतिक्रिया देखने के लिए उनके चेहरे पर अपनी नज़र गड़ा दी। पापा का नाम सुनकर हमेशा की तरह मम्मी इस बार भड़की नहीं और ना ही कोई जवाब दिया, बस चुपचाप अपने आंसू पोंछती रही। है ना मम्मी? उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच चुप्पी पसर गई। मम्मी, एक बात कहूँ, सपोज करो कि यदि आज पापा लौट आए और अपने किए की माफ़ी मांगे तो क्या आप उन्हें माफ़ कर देंगी? नाजुक समय था, कोमल मूड था, सो बिना भड़के सविता ने बेटी का गाल थपक कर कहा, तू क्यों बेकार की सोचती है बेटी? वो हमारे ही होते तो जाते ही क्यों, और आना ही होता तो अभी तक क्यों नहीं आई? इतने सालों बाद तू उस इंसान को क्यों याद कर रही है? तेरी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है बेटा। अमन अच्छा लड़का है, तू बहुत खुश रहेगी। मैं ही नहीं मम्मी, हम दोनों ही तो उनको याद कर रही हैं। ये सुनकर सविता की आंखें एक बार फिर बरस गई, फिर आंसू पोंछकर बोली, तेरे पापा के और मेरे रिश्ते कड़वाहट भरे कभी नहीं थे बेटा। हम अपने वैवाहिक जीवन से खुश थे। वो औरत अगर उनके जीवन में नहीं आई होती और तेरे पापा भटके नहीं होते तो आज हमारी ज़िंदगी कितनी खुशहाल होती और मेरी ज़िंदगी की शाम इतनी अकेली नहीं होती। कैसे कटेगी आगे की ज़िंदगी? ज़िंदगी के सामने जीवन साथी की कमी सबसे अधिक खलती है बेटा। याद रखना, तुम और अमन एक दूसरे के प्रति हमेशा ईमानदार और इतने करीब रहना कि बीच में कोई तीसरा अपनी जगह बना ही नहीं पाए। क्या सोच रही है डॉक्टर सुकन्या? ड्यूटी का समय ख़त्म हो गया है, घर नहीं जाना है क्या? डॉक्टर आर्या का स्वर सुनकर सुकन्या वर्तमान में लौट आई। आंखें खोली तो देखा कि उसकी सहयोगी डॉक्टर आर्या उसे आश्चर्य से देख रही थी। क्या बात है डॉक्टर सुकन्या, आप रो रही थी? नहीं नहीं, बस ऐसे ही कुछ पुरानी बातें याद आ गई, वो अपनी आंखें पोंछते हुए बोली। उसने अपना बैग खोला, अंदर रखा कार्ड दोबारा देखा, उस पर्ची को भी देखा जिस पर उसने पापा का पता लिखा था, जो उसने अस्पताल की रिकॉर्ड से हासिल किया था। बैग कंधे पर डालकर सुकन्या बाहर निकल गई। पवन शर्मा का पता ढूंढते ढूंढते जब वो उनके घर पहुंची तो शाम गहरा रही थी। धड़कते दिल से उसने घंटी बजाई तो थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुल गया। पवन शर्मा उसे आश्चर्य और खुशी से हैरान होकर निहार रहे थे। तुम डॉक्टर सुकन्या हो ना? हाँ पापा, वो कठिनाई से बोल पाई। वर्षों बाद पापा बोलने के लिए उसे काफ़ी प्रयास करना पड़ा। आओ अंदर आओ बेटी। पवन की खुशी का ठिकाना नहीं था। शायद वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें और क्या ना करें। तभी हृदय में उठते तूफान को थमाते हुए, आज का कार्ड पकड़ाते हुए सुकन्या बोली, ये मेरी शादी का कार्ड है, आप ज़रूर आइएगा, तुम्हारी शादी हो रही है। पवन खुशी से बोले, फिर कार्ड लेते हुए धीरे से बोले, तुम्हारी मम्मी जानती है ये सब? हाँ पापा, वो झूठ बोल गई, आप ज़रूर आइएगा, कहकर सुकन्या बिना एक पल भी रुके वापस मुड़ गई। पवन अंदर आ गए और थके हुए से कुर्सी में धंस गए। वही जानते हैं कि अपने परिवार से बिछड़कर वो कितना तड़पे हैं। अपनी बड़ी होती बेटी को देखने के लिए उन्होंने कितनी कोशिश नहीं की, कितना कोसा उन्होंने खुद को जब पूनम के चंगुल में फंस गए थे। कैसा जाल फेंका था पूनम ने उसे फंसाने के लिए। उनकी पत्नी एक शांत नदी की तरह थी और पूनम थी बरसाती उफनता नाला जो अपने सारे कगारों को तोड़कर उनकी तरफ बढ़ता रहा और वो स्वयं भी उसी में बह गए। उस समय तो बस पूनम को पाना ही जैसे उनका एकमात्र लक्ष्य रह गया था। क्यों इतना आकर्षित हो गए थे वो उस समय पूनम की तरफ?
पूनम की तड़क भड़क अपने में समा लेने वाले उद्यान सौंदर्य के पीछे वो उसकी चरित्रहीनता और बददिमागी को देख ही नहीं पाए थे। तब ये नहीं समझ पाए थे कि अपनी सीमाओं में रहने वाली नदी की तरह ही उनकी पत्नी ने भी उनके जीवन को, उनके परिवार को सीमाओं में बांधा हुआ है। पूनम का साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया, क्योंकि शुरू में तो वो पूनम के सौंदर्य के सागर में डूब गए, लेकिन फिर धीरे धीरे प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत पूनम का असली चेहरा उनके सामने खुलने लगा था। अपनी जिस तनख्वाह में वो पत्नी व बेटी के साथ सुख से जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसी तनख्वाह में पूनम के साथ गृहस्थी की गाड़ी खींचना भी मुश्किल ही नहीं दूभर हो रहा था। बात इतनी ही होती तो भी ठीक था। पूनम परले दर्जे की झगड़ालू औरत थी। अब पवन को हर पल पूनम की तुलना में सविता याद आ जाती। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी भी बढ़ने लगी। पूनम कब, कहाँ और क्यों जा रही है, ये पूछना भी पवन के बस की बात नहीं रह गई थी। पति की तरह वो उस पर कोई भी अधिकार नहीं रख पा रहे थे। वो दोनों लगभग 4 साल तक एक साथ रहे। इन 4 सालों में पवन इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि पूनम के जीवन में फिर कोई आ गया है। वो उसको रोकना चाहकर भी नहीं रोक पाए, या फिर शायद उन्होंने रोकना ही नहीं चाहा। उस समय पहली बार उन्हें नकारा जाने का दर्द समझ में आया था। पिछले 10 सालों तक उन्होंने कितनी बार कोशिश की सविता के पास वापस लौटने की। वो सविता के बारे में सब कुछ पता करते रहते थे, क्योंकि पवन कभी विदेश गए ही नहीं। उन्होंने सविता से झूठ बोला था कि उस लड़की के साथ विदेश जा रहा हूँ, ताकि कोई उसे ढूंढे नहीं। खैर, बेटी जब डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके आई, तब न जाने कितनी बार उस अस्पताल के गेट पर खड़े रहे थे, पागलों की तरह बेटी की एक झलक पाने के लिए। लेकिन लोगों की भीड़ में वो कभी अपनी बेटी सुकन्या को देख ही नहीं पाए। और तभी उनके जीवन में ये दुखद मोड़ आया। ऑफिस में ही उन्हें पक्षाघात का अटैक पड़ा। उनके ऑफिस के दोस्त जब उन्हें अस्पताल ले जाने लगे तो वो बहुत मुश्किल से उन्हें उस अस्पताल का नाम समझा पाए थे जहां उनकी बेटी काम करती थी, इस उम्मीद में कि शायद उनकी अपनी बेटी से अंतिम समय में मुलाकात हो जाए। और ऐसा हुआ भी, पर सुकन्या ने उन्हें पहचाना नहीं, या फिर पहचानने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो तो सुकन्या को चिट्ठी लिखकर भी भूल गए थे, लेकिन आज सुकन्या को अपने सामने देखकर उनका अपने परिवार के पास लौटने का सपना अंगड़ाई लेने लगा था। उनकी भावनाएं फिर जोर पकड़ने लगी, लेकिन पता नहीं सविता उन्हें माफ़ कर पाएगी या नहीं। वो इसी सोच विचार में डूबे थे। तभी बाहर सड़क पर किसी गाड़ी के हॉर्न की तेज आवाज़ सुनकर वो अपने अतीत से बाहर निकले, वरना न जाने कब से ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने कार्ड उठाकर उसे उल्टा पलटा और मन में निश्चय किया कि बेटी की शादी में अवश्य जाएंगे, परिणाम चाहे कुछ भी हो। सविता उनका अपमान भी कर देगी, तब भी वो उस दुख से कम नहीं होगा जो उन्होंने उसे दिया है और जो उन्हें अपने परिवार से अलग रहकर मिल रहा है। ये सोचकर पवन का हृदय शांत हो गया। उधर घर जाकर सुकन्या अपने दिल को शांत नहीं कर पा रही थी। रह रहकर उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि पता नहीं उसने अच्छा किया या बुरा। मम्मी पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मम्मी से कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा, ये सोचकर उसने अपने दिलो दिमाग को शांत कर लिया। कुछ दिन बाद शादी का दिन आया तो दुल्हन बनी सुकन्या खुद को शीशे में निहार रही थी। मम्मी पसीने से लथपथ इधर उधर सब संभालने में लगी थी। बारात आने वाली थी। उसके डॉक्टर मित्र मम्मी की थोड़ी बहुत मदद कर रहे थे। तभी बैंड बाजे वाले की आवाज़ आने लगी तो बारात आ गई, बारात आ गई कहते हुए सब बाहर आ गए। वो कमरे में अकेली खड़ी रह गई। पापा अभी तक आए क्यों नहीं, पता नहीं आएंगी भी या नहीं। काश उसकी कोशिश कामयाब हो जाती, वो सोच ही रही थी। तभी उसकी मम्मी
उसको लेने कमरे में आ पहुंची। चल बेटी, जयमाला के लिए चले। तो वो मम्मी के साथ मंच की तरफ चल पड़ी। जयमाला हुआ, खाना ख़त्म हुआ, फेरे शुरू हो गए और फिर ख़त्म भी हो गए, पर उसकी निगाहें गेट की तरफ लगी रही। उसको ऐसा खोया हुआ देखकर मम्मी ने एक दो बार टोका भी, पर उसके दिमाग में क्या चल रहा है उन्हें क्या पता था। फेरे के बाद उसके डॉक्टर मित्र, रिश्तेदार सब अपने अपने घर चले गए। सुबह विदाई के वक्त कुछ बहुत नज़दीक रिश्तेदार ही रह गए थे। सुकन्या की विदाई की तैयारी शुरू हो रही थी, पर उसका हृदय उदास था। पापा ने यह अवसर खो दिया। इस खुशी के मौके पर मम्मी शायद पापा को माफ़ कर देती, वो सोच ही रही थी कि तभी डॉक्टर आर्या अंदर आकर बोली, सुकन्या, तुम्हें कोई पूछ रहा है। मुझे? हाँ, कोई पवन शर्मा है। पवन शर्मा? वो खुशी के अतिरेक में डॉक्टर आर्या का हाथ पकड़कर बोली, मेरा एक काम कर दो डॉक्टर, उन्हें यहाँ ले आओ मेरे कमरे में। ये सुनकर डॉक्टर आर्या आश्चर्य से बोली, कौन है वो? सवाल मत करो, प्लीज़ बस उन्हें यहाँ ले आओ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आर्या पवन शर्मा को लेकर कमरे में आ गई। आप कल शादी में क्यों नहीं आए पापा? सुकन्या उलाहना भरे स्वर में बोली। उसके स्वर के अधिकार से वर्षों की दूरी पल भर से छिटक गई। पवन ठगे से खड़े रह गए। मन किया कि बेटी को गले से लगा ले, पर अपने किए अपराध ने पैरों में बेड़ियां डाल दी। बाप का अधिकार उनके वजूद से छिटक कर अलग खड़ा हो गया। बेटी, मैंने सोचा तुम्हारी मम्मी न जाने क्या प्रतिक्रिया करेगी। तुम्हारी शादी है, उनका मूड मुझे देखकर खराब ना हो जाए। मैं जश्न में विघ्न नहीं डालना चाहता था। पिता की बातें सुनकर सुकन्या ने डॉक्टर आर्य की तरफ देखा, जो आश्चर्यचकित खड़ी थी। उससे कहा, मम्मी कहाँ है डॉक्टर? शायद अंदर वाले कमरे में विदाई की तैयारी कर रही है, डॉक्टर आर्या ने कहा। तो सुकन्या अपने पापा का हाथ पकड़कर बोली, चलिए पापा। वो एक हाथ से लहंगा और दूसरे हाथ से पवन का हाथ पकड़कर अंदर जाकर सविता के सामने खड़ी हो गई। तो अचानक इतने वर्षों बाद अपने सामने पवन को यूं लाठी के सहारे खड़ा देखकर सविता हैरान रह गई। तुम? सविता इतना ही बोल पाई कि तभी सुकन्या ने बीच में ही कहा, मम्मी, पापा आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए ना पापा। सविता, मुझे माफ़ कर दो, जिसके लिए मैंने तुम्हें इतने दुख दिए। वो तो वर्षों पहले मुझे छोड़कर चली गई। मैं जानता हूँ कि मेरा अपराध माफ़ी के योग्य तो नहीं है, इसी कारण मैं इतने सालों तक वापस आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। पर मैं ही जानता हूँ कितना तड़पा हूँ तुम दोनों के लिए। सुकन्या की एक झलक पाने के लिए अस्पताल के गेट पर पागलों की तरह खड़ा रहता था। तुम्हें देखने के लिए स्कूल के चक्कर काटा करता था। कभी तुम दिख भी जाती तो अपने आप में मगन हो जाता और फिर सोचता, कितने दुख दिए हैं मैंने तुम्हें, बहुत मुश्किल से संभली हो, कहीं मेरे कारण तुम्हारी मुश्किल से संभली जिंदगी फिर से बिखर न जाए। यही सब सोचकर मेरी कोशिश कमज़ोर पड़ जाती। अपनी बीमारी में भी मैं उस अस्पताल में इसीलिए भर्ती हुआ कि ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बेटी को तो जी भरकर देख लूँगा। मुझे माफ़ कर दो सविता। आज भी अगर सुकन्या जोड़ नहीं देती तो मैं तुमसे माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लाठी को बगल के सहारे टिकाकर पवन ने दोनों हाथ जोड़ लिए। सविता का मन किया कि वो फूट फूट कर रो पड़े। बेटी की विदाई, पवन का यूँ माफ़ी मांगना, इतने वर्षों का संघर्ष उनकी रुलाई गले में आकर मचलने लगी। आंखें बरसने से पहले उन्होंने बाप बेटी की तरफ से अपनी पीठ फेर ली, लेकिन हिलती पीठ से सुकन्या समझ गई कि मम्मी रो रही है। मम्मी के दोनों कंधों को पकड़कर वो बोली, पापा को माफ़ कर दीजिए मम्मी, गलती उनसे हुई है, पर उसकी सज़ा भी उनको मिल चुकी है। अकेलापन उन्होंने भी झेला है, भले ही अपनी गलती से झेला हो। प्लीज़ मम्मी, मेरी खातिर। उसने मम्मी का चेहरा धीरे से अपनी तरफ किया और बोली,
मम्मी, मैं इस घर को, अपने परिवार को पूरा देखना चाहती हूँ। बेटी के मुंह से ये सुनकर सविता ने भरी नज़रों से पवन की तरफ देखा तो एकाएक ही उनकी आंखों में दर्द और आंसू तैर गए। उन्होंने कहा, बेटी, परिवार तो उसी दिन अधूरा हो गया था जिस दिन इन्होंने हमें छोड़ा था। रही माफ़ी की बात तो जख्म भर सकते हैं बेटा, पर धोखे की चुभन उम्र भर साथ रहती है, इसलिए मैं अपने दिल से इन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। ये कहकर आंखों में आंसू लिए सविता कमरे से बाहर निकल गई। सुकन्या ने अपने पिता की तरफ देखा तो पवन की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, तूने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, सविता की भी इसमें कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है जो मैं अब जिंदगी भर भुगतूंगा। ये बोलकर पवन भी अपनी लकड़ी की ठेक से धीरे धीरे बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद सविता अंदर आई और अपनी बेटी को गले से लगाते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दे बेटी, लेकिन तेरे पिता को देखते ही मेरा मन नहीं हुआ कि मैं उन्हें माफ़ कर दूं, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत दुख पहुंचाया है। कोई बात नहीं मम्मी, आप अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए, मैं जल्द ही अमन को लेकर इस घर में आ जाऊंगी। बोलकर सुकन्या भी अपनी माँ के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद विदाई की बेला पर कार में बैठते हुए सुकन्या गेट पर खड़ी अपनी माँ को देखकर आंसू भरी नज़रों से विदा हो गई। तो दोस्तों, क्या सविता को अपने पति को माफ़ कर देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।